हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीए, एमए की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट इतिहास है, आपका विषय जो है वो इतिहास है, खासकर प्राचीन इतिहास, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इतिहास से संबंधित सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ाए जाते हैं पीडीएफ के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाषाण काल की। प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको पढ़ा रहा हूँ और इसके पहले मैंने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में बताया था। स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोतों में मैंने आपको सिक्कों के बारे में बताया था, अभिलेख के बारे में बताया था, मोहरों के बारे में बताया था, या फिर स्मारक या मंदिर जो भी हैं उन सभी के बारे में मैंने बताया था कि उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको जैन ग्रंथ यानी जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य, या फिर लौकिक साहित्य। लौकिक का मतलब जो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गई। तो इन सभी के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है पिछले सभी वीडियो में, उसको आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई प्राचीन भारतीय इतिहास की, उसमें सारी वीडियो सीक्वेंस से दी गई हैं, तो कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा फैक्ट, कॉन्सेप्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, यानी पत्थरों का काल। क्योंकि शुरुआत में जब मानव की उत्पत्ति हुई, यानी मानव जब अस्तित्व में आया, तो उसकी जितनी भी गतिविधियां थीं जीवन की, सभी गतिविधियां कहीं ना कहीं पत्थरों से जुड़ी हुई थी। चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों तो पत्थरों से ही शिकार करके खाता था, पत्थरों के ही औजार बनाता, पत्थरों की गुफाओं में रहता, पत्थरों के बर्तन भी बनाता। तो मतलब शुरुआत में जितनी भी गतिविधियां हुई वो पत्थरों से जुड़ी रहीं, इसलिए हम उस काल को कह देते हैं पाषाण काल। पाषाण काल आज हम लोग को पढ़ना है, लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इतिहास क्या है, उसका विभाजन कैसे किया गया है, फिर हम लोग पाषाण काल पे आते हैं। चूँकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इतिहास क्या होता है। वैसे आप सभी लोग जानते होंगे, इतिहास का मतलब कोई भी ऐसी घटना जो बीत चुकी है, भूतकाल में हो चुकी है, वो कोई भी घटना हो, वो इतिहास है। एक मतलब सामान्य परिभाषा है। अगर कोई पूछे इतिहास क्या है, तो कोई भी घटना जो बीत चुकी है, जो संपन्न हो चुकी, चाहे वो अभी की हो या 2 मिनट पहले की हो या 200 वर्ष पहले की हो, अगर वो बीत चुकी है तो इतिहास है। ये तो सामान्य परिभाषा हो गई, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इतिहास, ये 3 शब्द हैं, इति धन हा दन हास, ये 3 शब्द हैं, इतिहास। इन तीनों से मिलकर इतिहास बना है। और इति धन हा धन आस का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। इसका मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। ये सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इस शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है। ग्रीक को ही हम यूनानी भी बोलते हैं। ओके, तो अगर यूनानी शब्द लिखा है या ग्रीक लिखा है तो आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। प्राचीन ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से इतिहास यानी हिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है, और इसका अर्थ क्या है? पूछताछ या जांच, पूछताछ करना या जांच करना। अब देखिए, इतिहास, अब ये परिभाषा आपको याद रखनी है। इतिहास अतीत का व्यवस्थित अध्ययन है। अतीत का मतलब जो बीत चुका है उसी को अतीत कहते हैं। तो उसका व्यवस्थित का मतलब एक क्रम से, जैसे हम लोग पहले पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो इसे क्रम से व्यवस्थित अध्ययन है, जिसमें घटनाओं, व्यक्तियों, समाजों और संस्कृतियों को शामिल किया गया है, जिन्होंने मानव अस्तित्व के पाठ्यक्रम को आकार दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा इतिहास क्या है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप बीए की तैयारी करते हैं तो अगर कोई प्रश्न बनता है पाषाण काल से, तो उसमें थोड़ा सा आप अगर परिचय दे देंगे इतिहास का तो अच्छा माना जाएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम देखते हैं इतिहास कितने भागों में बटा है। देखिए, इतिहास को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप विभाजन में फंस जाएंगे, क्योंकि विभाजन कई प्रकार से हुआ है। सबसे पहला
इतिहास 3 भागों में बटा है। एक है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, इसको इंग्लिश में बोलते प्री हिस्टोरिक एज। प्री मतलब पहले का, हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक, यानी कि इतिहास के पहले का काल, प्रागैतिहासिक काल। ये इतिहास के पहले का काल है, इसीलिए इसको बोला गया प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक एज। अब यह है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज, बीच का काल है, यानी प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक दोनों के बीच का काल है, तो इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज बोला गया यानी आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। अब हम इसको थोड़ा सा 2-2, 3-3 लाइन में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है और ये क्या है। देखिए, सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल पहला वाला, प्री हिस्टोरिक एज, यह भारतीय इतिहास का एक ऐसा काल है जिसमें लेखन कला नहीं थी, लेखन कला ना थी मतलब नहीं थी, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो लिखना नहीं जानता था कि कैसे लिखा जाता है। बोलना तो जानता था, देखिए भाषा आ गई थी लेकिन लिपि नहीं थी। जब तक लिपि नहीं होगी तब तक आप लिख नहीं सकते हैं। भाई उस टाइम भी मानव कुछ ना कुछ तो बोलता होगा, बंदर, भालू, शेर अपनी आवाज़ में कुछ ना कुछ बोलते हैं लेकिन लिख नहीं सकते थे, उसमें लेखन कला नहीं थी। तो प्रागैतिहासिक काल का पहला चीज़ क्या है, लेखन कला नहीं थी। अतः लिखित साक्ष्यों के अभाव में इसका ज्ञान हमें पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों आदि से होता है। उदाहरण पाषाण काल। ओके, तो प्रागैतिहासिक काल आप समझ गए, यानी कि जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो इसलिए जब लिखना पढ़ना जानता नहीं था तो उसने कुछ लिखित साक्ष्य छोड़ा नहीं। तो लिखित साक्ष्यों से हमें कोई जानकारी नहीं मिलती इस काल के बारे में। उसने जो कुछ बर्तन यूज़ किए, पत्थर के औजार यूज़ किए या खिलौने जो भी उसने बनाया, उसी से हमें थोड़ा बहुत जो जानकारी मिल पाती है, हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। अब इसे पाषाण काल, तो पाषाण काल पूरा का पूरा जो है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए पाषाण काल किसके अंतर्गत आता है, प्रागैतिहासिक काल, और हमको पाषाण काल ही पढ़ना है। अब देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। बस 2-2 लाइन में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे पाषाण काल पे आते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। इस काल में लेखन कला का जन्म हो चुका था। देखिए लेखन कला का यानी मनुष्य लिखना जान गया था, परंतु अभाग्यवश कहिए या दुर्भाग्यवश कहिए, इसके लेख पढ़े नहीं जा सके हैं या फिर उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन हो गया। उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। देखिए अब इसमें क्या हुआ कि लिपि अस्तित्व में आ चुकी थी, यानी जो मानव था वो लिखना और पढ़ना जान चुका था, लेकिन हमें जो साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य जो मिले हैं, उसको अभी हमारे वैज्ञानिकों ने या हमारे इतिहासकारों ने पढ़ नहीं पाए। वे पढ़ ही नहीं पाए कि किस भाषा में लिखा है, यानी कि लिखित साक्ष्य मिला लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, वो भी पढ़ा नहीं जा सका है। हम लोग नहीं जानते कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अब तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल, यह वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है और उसको पढ़ा भी जा चुका है। ओके, ये इसमें लिखा हुआ नहीं लेकिन आप ऐड कर लीजिए। ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य पढ़ा जा सकता है, उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के अब तक का जो काल है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे हम बात करें महाजनपद काल या फिर मौर्य काल या गुप्त काल, शुंग काल, जितने भी काल हैं, जितने भी इतिहास के
वंश हैं उनके बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है, क्योंकि उनके दौरान विभिन्न लेखकों ने ग्रंथों को लिखा है। तो उन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है, यानी कि उन्होंने जिस भाषा में उन ग्रंथों को लिखा है उस भाषा की जानकारी हमको है, तो हम उनको पढ़ सकते हैं। तो यह ऐतिहासिक काल, मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और हम लोग पढ़ भी सकते हैं, तो ऐतिहासिक है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, तो आधे ऐतिहासिक। और लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है तो प्रागैतिहासिक। तो अब ये जो तीनों हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये PDF आपको ऐसे ही मिल जाएगा, आपको पासवर्ड मैं बता दूंगा। ओके, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा वीडियो देखिए, आपको पासवर्ड पता चल जाएगा। अब देखिए, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, प्रागैतिहासिक काल, इसी के अंतर्गत आता है पाषाण काल। तो अब हम लोग इसी पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल, इसको हम लोग लिथिक एज या स्टोन एज बोलते हैं। पाषाण को हम लोग लिथिक भी बोलते हैं और स्टोन भी बोलते हैं। तो आप चाहे लिथिक एज कहिए या पाषाण या स्टोन एज कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। हिंदी में पाषाण काल बोलते हैं या प्रस्तर काल। प्रस्तर, इसको पत्थर को या पाषाण को प्रस्तर भी बोलते हैं या पत्थर भी बोलते हैं। अब देखिए, मानव के आरंभिक काल के विषय में जो पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं उनमें पाषाण यानी प्रस्तर से बने उपकरणों की अधिकता है। इसी कारण इसे पाषाण काल कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था, यानी कि वह काल जब मानव की ज़्यादातर गतिविधियाँ पत्थरों से संबंधित, यानी पत्थरों के उपकरण यूज़ करता था, पत्थरों के औजार बनाता था, पत्थरों के बर्तन या आप कह सकते हैं पत्थरों की गुफाओं में रहता था। तो उस काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं, लिथिक एज या स्टोन एज कहते हैं। लिथिक शब्द यूनानी भाषा, देखिए यहाँ यूनानी लिखा है, तो ये ग्रीक कहिए या यूनानी कहिए, दोनों एक ही है। लिथिक शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से बना है, जिसका अर्थ होता है पाषाण या पत्थर। तो लिथिक शब्द किससे बना है? यूनानी भाषा लिथोस से, और इसका अर्थ होता है स्टोन, पत्थर, पाषाण, प्रस्तर, कुछ भी कहिए। अब देखिए, पाषाण काल मैंने शुरू किया। अब पाषाण काल का विभाजन देख लीजिए। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, पाषाणकालीन मनुष्य के क्रमिक विकास एक क्रम से परिलक्षित करने के लिए 1863 ईस्वी में जॉन लुबाक, या इनको लुबाक या लुबाक महोदय ने पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित किया था। शुरुआत में इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, बाद में 3 भागों में हो गया, वो हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो इतिहासकार थे 1863 में जॉन लुबाक, इन्होंने पहले पाषाण काल को 2 भागों में बांटा, यानी कि ये स्टोन एज को 2 भागों में बांटा। एक पैलियोलिथिक एज, जिसको पूर्व पाषाण काल कहा गया, और दूसरा था नियोलिथिक एज, जिसको उत्तर पाषाण काल कहा गया। या इसी को आप बोल सकते हैं, ये निम्न पुरापाषाण काल है और ये उच्च पुरापाषाण काल। मतलब प्रारंभ में 2 ही थे, निम्न और उच्च, मध्य वाला कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अब निम्न को पूर्व पाषाण काल भी कह देते हैं। ये जो निम्न है इसको पूर्व पाषाण काल, और इसको यानी उच्च वाले को उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। पहले यही 2 भाग थे। देखिए, हिंदी में थोड़ा आप मत ध्यान दीजिए, इंग्लिश में याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। अब देखिए, प्रारंभ में विद्वानों का मत था कि दोनों काल एक दूसरे से नितांत पृथक हैं। ये दोनों काल जो हैं एक दूसरे से एकदम अलग हैं, पृथक हैं। उनके बीच में कोई भी कड़ी नहीं है, यानी इन दोनों को जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं है। यानी पैलियोलिथिक एज अलग है, नियोलिथिक एज अलग है, दोनों को कोई कड़ी जोड़ती नहीं है, दोनों में कोई मतलब कड़ी नहीं है। ये पहले माना जाता था, पहले 2 ही माना जाता था। पहले यह माना जाता था कि वे एक दूसरे से असंबद्ध हैं, परंतु असंबद्ध का मतलब जुड़े हुए नहीं हैं, परंतु कालांतर में विद्वानों के अन्वेषणों मतलब खोजों ने इस धारणा को असत्य सिद्ध कर दिया। यानी ये असत्य सिद्ध कर दिया कि वे दोनों जुड़े हुए नहीं हैं। उन्होंने दोनों के बीच मेसोलिथिक एज
का पता लगाया। इसको कहते हैं मध्य पाषाण काल। ओके, पहले क्या विभाजन हुआ था कि एक पूरा पाषाण काल है और एक जो है आपका उच्च पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल है। लेकिन बाद में जब विद्वानों ने उसका पता लगाया तो उन्होंने देखा इन दोनों को जोड़ने वाला एक काल और है जिसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, या नव पाषाण को आप उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं। ओके, तो ये मध्य पाषाण काल अब आ गया। अब 3 हो गए। यह शब्द भी यूनानी मेसोस से बना है जिसका अर्थ होता है मध्य। विद्वानों का मत है कि मध्य पाषाण काल पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बीच में एक कड़ी है जो पाषाणकालीन सभ्यता के क्रमिक, सुसंबद्ध और अविच्छिन्न विकास की सूचना देता है। इस मध्य पाषाण काल को वास्तव में संक्रांति काल समझना चाहिए। इसमें न तो पूर्व विशेषताओं को पूर्णतया परित्याग दिखाई देता है और न नवीन विशेषताओं का पूर्णतया ग्रहण। मतलब इस काल में मानो ऐसा किया मानव ने कि थोड़ा बहुत पूर्व की जो प्रथाएं थी, संस्कृतियां थी, सभ्यताएं थी, उनको लेकर आया और थोड़ा बहुत नया ग्रहण कर लिया। थोड़ा बहुत मतलब ना तो पूरा नया ग्रहण किया, ना तो पूरा पुराना वाला त्यागा। दोनों का मिला जुला रूप था, इसलिए इसको संक्रमण काल कह देते हैं, संक्रांति काल कह देते हैं, मध्य पाषाण काल कह देते हैं। नव पाषाण काल के अंतिम समय आते आते मानवों ने ताम्र धातु की खोज कर ताम्र उपकरणों का प्रयोग शुरू कर दिया था, किंतु इस समय तक भी मनुष्यों ने पाषाण उपकरणों का प्रयोग ताम्र उपकरणों के साथ साथ लगातार किया था, इसलिए इस काल को ताम्र पाषाण कहते हैं। तो ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया। जब भी आपका पाषाण काल कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो उसके बाद क्या होता है, तांबे का खोज हो जाता है। तो तांबे की खोज हो जाती है तो उसमें क्या होता है, तांबा और पाषाण तो पहले से ही उपयोग में आ रहा था, तो तांबे और पत्थर दोनों को मिला करके औजार या उपकरण बनाए जाते हैं, तो उनको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। वो हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी आप पाषाण काल को समझिए। तो पाषाण काल के कितने पार्ट हो गए? 3। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक संस्कृति का उद्भव हुआ जिसे महापाषाणिक संस्कृति या महापाषाण काल कहते हैं। इसमें बड़े बड़े पत्थरों से समाधि या कब्रों का निर्माण किया जाता था। इस काल में दक्षिण भारत में बड़े बड़े, ये देखिए, जब उत्तर भारत में नव पाषाण काल की समाप्ति होती है, यानी पूरा का पूरा पाषाण काल जब समाप्त हो जाता है उत्तर भारत में, तब दक्षिण भारत में महापाषाण काल का आरंभ होता है 1000 ईसा पूर्व के आसपास। तो ये भी हम लोग अलग वीडियो में देख लेंगे। एक छोटा सा ये टॉपिक है महापाषाण काल या महापाषाण संस्कृति। अब देखिए, मैंने आपको पाषाण काल पढ़ाया, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। अब ये 2 मैंने आपको बता दिया, इसको भी हम लोग बाद में बात करेंगे। एक ताम्र पाषाण काल है, एक महापाषाण काल है। तो ये सीक्वेंस आता है, अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और वहाँ पे ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाए, इंग्लिश में मान लीजिए पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। इसको बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज और इसको मेगालिथिक एज। हमको पढ़ना क्या है इस वीडियो में? पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए, पूरा पाषाण काल की हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है? पूरा पाषाण काल, इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। मनुष्य ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय इसी युग के अंतर्गत व्यतीत किया है। इसी समय प्रकृति से संघर्ष कर उसने जीने की कला सीखी। जिया कैसे जाता है? जिया कैसे जाता है? खाने पीने की प्रक्रिया करके, यानी हम कोई चीज़ खाते हैं, कोई चीज़ पीते हैं, तो इसी काल में मनुष्य ने सीखा कि हाँ, ये चीज़ें खाने लायक है, इसको खा सकते हैं, इसको खाने से हम जिंदा रह सकते हैं, या ये जो पानी है ये पीने वाली चीज़ है। तो मनुष्य ने इसी काल में जीने की कला सीखी। इस समस्त युगों को क्रमशः निम्न, मध्य तथा उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया। अब देख लीजिए, फिर आ गया एक चीज़, तो इसलिए मैंने कहा था विभाजन को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पूरा पाषाण काल भी बट गया, यानी कि पूरा पाषाण काल 3 भागों में बट गया। निम्न,
यानी कि लोअर, मध्य मिडिल और उच्च अपर। अब हम इसको बोलेंगे, पहला होगा निम्न पुरापाषाण काल, इसके आगे निम्न लगा देंगे बस। फिर निम्न पुरापाषाण काल, फिर दूसरा हो जाएगा मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी किस पे हैं? पुरापाषाण काल पे हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। ये देखिए, ये इसी की बात हम लोग कर रहे हैं और इसके 3 भाग हो गए। एक हो गया निम्न पुरापाषाण काल, एक मध्य पुरापाषाण काल और एक उच्च पुरापाषाण काल। अभी हम मध्य पाषाण काल को नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए, पुरापाषाण काल की कुछ विशेषताएं हम लोग देखते हैं। इस काल के मानव मुख्यतः आखेट यानी शिकार पर निर्भर हुआ करते थे। मतलब शिकार करते थे, जंगली जानवरों का, पशुओं का शिकार करते थे। उनका मुख्य भोजन कच्चा मांस था और कंदमूल फल हुआ करता था। कंदमूल मतलब जंगलों में जो कुछ भी फल वगैरह उगते थे वही वो खाते थे, जिनकी जानकारी उनको थी। और कच्चा मांस, क्योंकि उस समय पकाना नहीं जानते थे कि कैसे पकाया जाता है, तो कच्चा ही मांस खाते थे। इस काल में मानव ने आग की खोज कर लिया था। पुरापाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, किंतु इसके प्रयोग से अनभिज्ञ था। ओके, तो कितनी अच्छी बात है। पुरापाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। अगर पूछे कि पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी, ये कथन सत्य है कि नहीं, तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन उस आग का उपयोग कैसे करना है ये नहीं जानता था। इस समय के मानव का निश्चित निवास स्थान नहीं था तथा उनका जीवन खानाबदोश अथवा घुमक्कड़ था। मतलब मनुष्य का कोई घर नहीं होता था निश्चित कि हाँ यहीं पे रहना है। मतलब मनुष्य जो है घुमक्कड़ था, जहाँ उसको कंदमूल फल मिले वहाँ चला जाता था। मान लीजिए एक जगह कहीं कंदमूल फल फूल है, लगा है खाने वाली चीज़ें, तो वहाँ वो तब तक रहता था जब तक वहाँ की चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती थी। फिर जब वहाँ की चीज़ें ख़त्म हुई तो दूसरे जगह चला गया ढूंढते हुए, या पशुओं का, जंगली पशुओं का शिकार करते हुए, पीछा करते हुए दूसरे स्थानों पे चला जाता था। तो मतलब घुमक्कड़, घुमंतु था, घूमता रहता था, किसी एक जगह पे नहीं रहता था मनुष्य। इस काल का मनुष्य या मानव का मुख्य कार्य शिकार था और खाद्य संग्रहण था। मतलब खाद्य मतलब खाने की चीज़ों को संग्रहण करता था, उत्पादन नहीं कर सकता था। कैसे उत्पादन किया जाता है, कैसे उगाया जाता है, ये जानकारी उसको नहीं थी। बस वो इकट्ठा करना जानता था कि हाँ ये फल है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में खाएंगे, थोड़ा अभी खा लेते हैं। मतलब ये सारा उसको जानकारी था। खाद्य उत्पादन नहीं जानता था। फिर है, अब तक मानव पशुपालन, कृषि कर्म, बर्तन निर्माण, अंत्येष्टि संस्कार से पूर्णतः अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ मतलब होता है अनजान, मतलब नहीं जानता था। मनुष्य जानता ही नहीं था कि कृषि क्या चीज़ होती है, कैसे किया जाता है, पशुपालन क्या है। वो तो बस मारना जानता था। ये नहीं जानता था कि ये गाय है, ये भैंस है, ये ऊँट है, इसको पाल लेंगे तो हमको दूध मिलेगा। बस वो उसको जैसे कोई जानवर दिखे तुरंत उसको मार दे, क्योंकि उसकी निगाहें सिर्फ मांस पे रहती थी। उसको पता ही नहीं था पशुपालन क्या है, कृषि क्या है। बर्तन निर्माण नहीं जानता था। अंत्येष्टि संस्कार, मान लीजिए कोई उसका पूर्वज या कोई उसके घर का मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको कैसे दफनाना है, कैसे संस्कार करना है, नहीं जानता था। वो वहीं पड़ा रहता था। पाषाण उपकरणों में भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पूर्व पुरापाषाण काल, या इसी को निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं। अब ये देखिए, समय है 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व। समय बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है इतिहास में, क्योंकि इतिहास में समय, अभी मैं यहाँ पे 6 लाख लिखा हूँ, आप किसी बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ 5 लाख लिखा हो सकता है, किसी में 7 लाख, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा पकड़ के रखना है। तो पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूर्व पुरापाषाण काल, यानी कि इसी को निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, इसका भी टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर तीसरा है उत्तर पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल। ओके, अभी हम पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा देख लीजिए, सब में पूरा लगा हुआ है, पूरा, यानी अभी मध्य पाषाण काल पे नहीं आया, मध्य पुरापाषाण काल पे। ओके, अब हम पढ़ते हैं। ये देखिए, पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं, तो हम पहले वाले को पढ़ने जा रहे हैं।
बहुत ही ये थोड़ा जो ये टॉपिक होता है इतिहास का, थोड़ा बोरिंग भी होता है क्योंकि इसमें कई कालखंड है, लेकिन पढ़ने में मज़ा बहुत आएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल की बात करते हैं। टाइम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि एक जगह मैंने लिख दिया है। इस काल का अधिकांश भाग हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ। हिमयुग मतलब पृथ्वी पर हिमयुग था। जलवायु कैसी थी? ठंडी थी। इसमें मानव जीव का विकास हुआ तथा उसका जीवन पूर्णतः अस्थिर था। अस्थिर का तात्पर्य उसके भोजन, आवास, वस्त्र की व्यवस्था नहीं थी। जैसे आज हम लोग स्थिर जीवन यापन कर रहे हैं, एक घर है हमारा, कपड़े हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, बाजार है, मार्केट, ऐसा पहले कुछ नहीं था। ओके, वही चीज़ है यहाँ पे, पहले पूरा अस्थिर था। फिर है कालांतर में भोजन के लिए मानव ने आखेट को आधार बनाया। आखेट का मतलब शिकार, जिससे उसे हथियारों की आवश्यकता पड़ी। इस समय के हथियार बेडौल और बड़े थे। अब चूँकि पहले मानव उतना एक प्रकार से कह सकते हैं बुद्धिमान नहीं था, तकनीक से उसको एक प्रकार तकनीकी से वो परिचित नहीं था, जानता नहीं था कि छोटे उपकरण कैसे होते हैं और इसको कैसे उपयोग किया था, उसको कुछ नहीं आता था। तो उसने जैसा पाया वैसा बना डाला। यानी कि बड़े हथियार होते थे, बहुत बड़े बड़े, ऐसे गोल टाइप के होते थे, क्योंकि उसको बनाना आता ही नहीं था शुरुआत में। हथियार बेडौल, बेडौल मतलब कोई भी आकार हो सकता है। बेडौल का मतलब जिसका कोई आकार ही ना हो। कोई हथियार ऐसे है, मान लीजिए कोई ऐसे है, कोई गोल है एकदम, जैसा हथियार उसको मिला, और बड़े बड़े होते थे। ये देखिए, मैं आपको अभी उपकरण को दिखाऊंगा फोटो में। तो इस काल के औजार जो होते थे, चकमक पत्थर यानी स्फटिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टजाइट। ये पत्थर का प्रकार है, पत्थर कई प्रकार के होते हैं। तो क्वार्टजाइट पत्थर के जो है उपकरण बनाता था। प्रमुख औजार कौन कौन से थे? जैसे गणासा होता था, इसको चॉपर बोलते थे। इंग्लिश में चॉपर याद रखिए, हिंदी में भी चॉपर लिखते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा चॉपर कैसा होता है। चॉपिंग यानी खंडक, हैंड एक्स यानी हस्त कुठार, जिसको आप आज कुल्हाड़ी कहते हैं, वही हैंड एक्स यानी हस्त कुठार था। तो ये सब उपकरण बनाते थे। इसमें चॉपर चॉपिंग के प्रथम अवशेष सोहन नदी घाटी पाकिस्तान तथा हैंड एक्स के प्रथम अवशेष पल्लवरम मदुरै अत्रिपक्कम से मिले हैं। हैंड एक्स कहाँ पे मिले हैं? पल्लवरम, मदुरै, अत्रिपक्कम, ये सब मद्रास के स्थान हैं, तमिलनाडु, दक्षिण भारत में। और जो चॉपर चॉपिंग मिले हैं वो पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी, ये सिंधु नदी घाटी की एक सहायक नदी है, सोहन नदी घाटी, वहाँ पे उपकरण मिले हैं चॉपर चॉपिंग के। अब स्थान देख लेते हैं कुछ निम्न पुरापाषाण काल के स्थान। बेलन नदी घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, नर्मदा घाटी भीमबेटका, सोन नदी घाटी, ये देखिए सोन है, सोहन नहीं है। सोहन अगर पूछे तो पाकिस्तान में है, ये सोन है मध्य प्रदेश में। चिरकी नेवासा महाराष्ट्र में, दो स्थान हैं, चिरकी और नेवासा। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, पल्लवरम अत्रिपक्कम ये तमिलनाडु में, मैंने अभी आपको बताया। अब हम लोग निम्न पुरापाषाण काल के स्थल देख लेते हैं, या आप कह सकते हैं पुरापाषाण काल के स्थल हम देख चुके हैं, उपकरण देख लेते हैं। ये आप देखिए, ये सारे जो हैं पुरापाषाण काल के हैं। अब इसमें निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण तीनों आ गए। जैसे ये पेबुल है, ये चॉपर है, ये है क्लीवर, मैं अभी आगे बताऊंगा, ये है स्क्रेपर, छेनी है, पेबुल है, फ्लैक है, ब्लेड है। तो ये सब उपकरण थे। देखिए कोई आकार इसका नहीं निश्चित है, जैसे पाए वैसे बना दिए। ये सब पुरापाषाण काल के औजार हैं या उपकरण हैं। अभी हम आपको स्क्रेपर, क्लीवर के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ आप पहले से ही देख लीजिए, क्लीवर, स्क्रेपर आप गूगल पे डाल करके और अच्छे से देख सकते हैं। तो आपने देख लिया पुरापाषाण काल के उपकरण। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल मैंने पढ़ा दिया आपको। अब मध्य पुरापाषाण काल पढ़ते हैं। मध्य पुरापाषाण काल, देखिए पूरा लगा हुआ है, पूरा ध्यान में रखिएगा, यानी अभी हम पुरापाषाण काल में ही हैं। इस काल में मानव अपने उपकरणों को अत्यधिक सुंदर और उपयोगी बनाया, यानी कि थोड़ा सा उसको दिमाग आ गया, जो कि पहले की अपेक्षा सुडौल और छोटे पैने उपयोगी थे। यानी थोड़ा सा उसको दिमाग आया,
तो उसने उपकरणों को थोड़ा सुंदर बनाना शुरू किया। सुडौल मतलब उसको एक आकार दिया अच्छा सा। छोटे पैने, पैने का मतलब थोड़ा सा शार्प, धार वाली और उपयोगी उपकरण बनाने शुरू किए उसने। इस युग में क्वार्टजाइट की जगह चर्ट, जस्पर और फ्लिंट जैसे पत्थरों का उपयोग करके फ्लक हथियार ही बनाए गए। मैंने आपको फ्लक अभी बताया था, आप देख लीजिए पीछे जा कर के फ्लक कैसा होता है। तो मध्य पुरापाषाण काल में जो उपकरण बनाए जाने लगे वो कैसे थे? फ्लक के उपकरण बनाए जाने लगे। फ्लक का मतलब कुछ ऐसा उपकरण होता था, उस पर ऐसे ऐसे फ्लक होते थे। और इसके पहले मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे जो उपकरण बनाए जाते थे क्वार्टजाइट पत्थर के, यहाँ पर क्वार्टजाइट की जगह चर्ट, जस्पर और फ्लिंट, ये भी पत्थरों के प्रकार है, इसके उपकरण बनाए जाने लगे। चूँकि हथियार जो बनते थे, उपकरण जो बनते थे वो फ्लक टाइप के बनते थे, इसलिए इस संस्कृति को, इस काल को HD संकालिया एक इतिहासकार हैं, इन्होंने फ्लक संस्कृति कहा। मध्य पुरापाषाण काल को HD संकालिया ने फ्लक संस्कृति कहा है। अब प्रमुख उपकरणों की बात करें तो प्रमुख उपकरण है बेधक, मैंने आपको वहाँ दिखाया है, या आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। इसको बोरस बोलते थे। खुरचनी, स्क्रैपर मैंने आपको दिखाया। तछड़ी, ब्यूरिन और हैंड एक्स, कुल्हाड़ी भी मिली है ये कहीं कहीं। अब देखिए, अब भी मानव भोजन संग्राहक ही था, किंतु अब वह गुफाओं आदि कंदराओं में रहने लगा। देखिए पहले क्या था, कहाँ रहना है उसको ये भी नहीं पता था। बारिश होती थी तो भीगता रहता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब उसको ये पता चल गया कि अगर बारिश हो, जब धूप लगे तो हमको थोड़ा सा गुफाओं में चले जाना चाहिए। हम धूप से बच सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं, जंगली जानवरों से बच सकते हैं। तो मतलब अब वो गुफाओं में रहने लगा, जैसे भीमबेटका की गुफाएं। मध्य पुरापाषाण काल के पुरास्थल की बात करें तो बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान में, भीमबेटका, नेवासा, अत्रिमपक्कम सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र कहाँ है? कच्छ जिला गुजरात में है। नेवासा महाराष्ट्र में, भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में है, अत्रिमपक्कम तमिलनाडु में। तो लगभग स्थल वही हैं जो निम्न पुरापाषाण काल में थे। स्थल, चूँकि अभी हम लोग पुरापाषाण काल ही पढ़ रहे हैं, तो स्थल लगभग मिलते जुलते रहेंगे। अब उच्च पुरापाषाण काल हम लोग पढ़ते हैं। मैंने बताया था पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, निम्न, मध्य और ये तीसरा उच्च। अब देखिए, यह हिमयुग का अंतिम चरण का काल था। मतलब अब धीरे धीरे हिमयुग समाप्त होने लगा, जलवायु में परिवर्तन होने लगा, यानी कि मौसम थोड़ा गर्म होने लगा। इसमें ही होमो सेपियंस का उदय हुआ। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। होमो सेपियंस मतलब आधुनिक मानव, जैसे हम लोग हैं। हम लोग के जैसे मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई? उच्च पुरापाषाण काल में। इस समय पत्थर के ब्लेडों से उपकरण बनाए जाने लगे, यानी औजार बनाने में मनुष्य को दक्षता प्राप्त हो गई। अब ब्लेड, जैसे ब्लेड का मतलब जो थोड़ा सा शार्प होता है ना, ब्लेड, जैसे ब्लेड ऐसे होता है ना, ऐसे इधर किनारे थोड़ा शार्प रहेगा। तो इस टाइप के उपकरण बनाए जाने लगे। जैसे प्रमुख औजार की बात करें तो ब्लेडों से चाकू, ब्यूरिन, छिद्रक, छिद्रक मतलब छेद करने वाला, स्क्रैपर यानी खुरचने वाला, और सर यानी पॉइंट, पॉइंट का मतलब जो थोड़ा नुकीला होता है, जिसको आप इस टाइप का कह सकते हैं, यह है पॉइंट। पत्थरों के अतिरिक्त इस युग में हड्डी, सींगों व हाथी दांत के उपकरण भी बनाए जाने लगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हड्डी के उपकरण सर्वप्रथम किस काल में बनने शुरू हुए? उच्च पुरापाषाण काल में। सींगों और हाथी दांत के उपकरण भी बनाए जाने लगे। फिर है अस्थि यानी हड्डी के औजार उपकरण, जैसे अलंकृत छड़, हड्डियों के छड़ मिले हैं, भाले की नोक मिली है, सुइयाँ, ये सब जो है कि हाथी दांत के बनाए जाते थे या अस्थियों के बनाए जाते थे। जानवरों की अस्थियाँ जो होती थी उससे सुई बनाई जाती थी, भाले की नोक बनाई जाती थी। प्रमुख स्थल की बात करें तो लगभग वही है, जैसे बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश, रेनीगुंटा याद रखना, और यरगोंड प्लेम, मुच्छलता, चिंताम नुगावी थोड़ा अजीब नाम है, बेटम चेल्ला आंध्र प्रदेश, सोरापुर दोआब बीजापुर कर्नाटक, पटने इनामगांव महाराष्ट्र, सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश, बिसादी गुजरात, सिंहभूम बिहार। बिहार या कहीं कहीं झारखंड लिखा होता है, तो पहले बिहार झारखंड एक ही में था, अब तो अलग हो गया। तो ये कुछ
पुरास्थल हैं जो याद रखिए, 2-4 अगर आप याद रखते हैं, जैसे बेलर नदी घाटी याद रखिए जो आसान है, सोन नदी घाटी याद रखिए, सिंह भूमि याद रखिए, बस इनाम गांव याद रखिए, पटने याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर ये सब रेणुगुंटा याद रखते हैं तो और अच्छी बात है। उच्च पुरापाषाण काल की विशेषताएं देख लेते हैं। अब भी मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार ही था। शिकार मतलब अभी भी वो शिकार करके ही भोजन प्राप्त करता था, यानी कि उसको जो है कृषि करना अभी भी नहीं आया था कि कैसे बीज को उगाना है, उसको अभी भी ये सारी चीज़ें नहीं पता था। किंतु सामुदायिक जीवन की ओर मनुष्य अग्रसर हो चुका था। सामुदायिक मतलब झुंड में रहना, एक साथ रहना, उसको समझ में आ गया था। मनुष्य को अब ये पता चल गया था कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो जंगली जानवरों से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, जंगली जानवर हम पे हमला नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मनुष्य को समझ में आ गई थी। अनेक व्यक्तियों झुंडों व कुलों में रहने लगे थे और जिनसे आगे परिवार की उत्पत्ति हुई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष भोजन संग्रहण करता तथा महिलाएं घर के काम करने लगी थी, यानी कि अब कहीं ना कहीं की जो है कि काम का विभाजन भी होने लगा था। यानी पुरुष जो है शिकार करता तो महिलाएं घर के काम करती, यानी बच्चों को संभालती, यानी एक परिवार की भावना धीरे धीरे आने लगी थी। अब मानव गुफाओं के अलावा झोपड़ियों में भी रहने लगा था। ओके, तो याद रखिएगा, झोपड़ियों में रहने लगा था, लेकिन अभी स्थायी निवास नहीं किया। स्थायी निवास का मतलब एक ही जगह रहना। स्थायी निवास का मतलब क्या होता है? एक ही जगह रहना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि वो झोपड़ियों में रहने लगा, लेकिन झोपड़ी बदल लेता था। आज यहाँ है तो 1 महीने बाद कहीं अलग चला गया। हड्डियों की सुइयों से अब मानव चमड़े आदि के वस्त्र भी संभवतः बनाने लगा, यानी पत्ते के वस्त्र वगैरह पहनने लगा, चमड़े के वस्त्र पहनने लगा। थोड़ा सा उसको दिमाग आया कि जो है कि बिना वस्त्र के नहीं घूमना चाहिए। कला व धर्म की ओर भी लोगों में रुचि उद्भूत हुई। उदाहरण जैसे भीमबेटका की गुफाओं से चित्र प्राप्त हुए, तो ऐसा माना जाता है उच्च पुरापाषाण काल में थोड़ा बहुत चित्रकला से परिचित हुआ मानव। इतनी प्रगति के बाद भी मानव अभी सभ्य नहीं था, वह असभ्य, बर्बर और जंगली ही था। सभ्यता की सीढ़ी की ओर आगे बढ़ाते हुए अब मानव मध्य पाषाण काल में प्रवेश कर रहा है, यानी कि अब जो है पूरा पाषाण काल समाप्त हो गया। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत 3 काल पढ़े हमने, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। ये देखिए, हम लोगों ने निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल पढ़ लिया। और यहाँ हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोगों ने एक पढ़ा है पुरापाषाण काल। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा वाला मेसोलिथिक एज और नवपाषाण काल। कल हम लोग दोनों कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल की बात एक एक वीडियो में कर लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसकी जो PDF है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका जो पासवर्ड है आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। यही पासवर्ड है, आप PDF में डालेंगे तो आपका PDF ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं और कल मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, नवपाषाण काल। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, जहाँ भी आप पढ़ते हैं सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे आप यहाँ पे जो है कि ये ग्रुप है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।